हेलो स्टूडेंट्स। मैं सतीश अग्रवाल, प्रवक्ता शास्त्र। मेरी क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए आसानी से समझाने के लिए मैं आपके सामने सुपर 10 इकोनॉमिक्स लेकर आया हूँ। हर वीडियो में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करूँगा। तो शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था से। बहुत बातें होती हैं कि अर्थव्यवस्था खतरे में है, अर्थव्यवस्था सुस्त है, या अर्थव्यवस्था ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। तो आज सबसे पहले यही समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था या प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। अब ये व्यवस्था या प्रणाली क्या है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं होती हैं? ये व्यवस्था या प्रणाली एक सोशल सिस्टम, एक सामाजिक प्रणाली है। ये परिवार हो सकता है, ये आपका कोई राज्य हो सकता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कोई भी राज्य, पूरा देश हो सकता है, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, कोई भी देश, या पूरा का पूरा विश्व हो सकता है। तो ये पूरी एक सोशल प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि आर्थिक क्रियाएं किन्हें कहते हैं जिसका संचालन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। तो धन के उत्पादन एवं वितरण से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। यानी कि धन के उत्पादन एवं वितरण से संबंधित क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब कौन कौन सी क्रियाएं आर्थिक आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी? तो आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। ये हैं उपभोग, उत्पादन, पूंजी निर्माण या निवेश, विनिमय और वितरण। अब हम एक एक करके इन सभी आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो आर्थिक क्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, वह है उपभोग। तो हमारा प्रश्न है, उपभोग किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, समूह या संस्था द्वारा किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना, वस्तुओं सेवाओं का इस्तेमाल करना उपभोग कहलाता है। यानी उपभोग में क्या है? आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करना है। अब उपभोग कितने प्रकार का होता है? उपभोग 2 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत उपभोग, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल कंजम्पशन। तो जब वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है तो इसे व्यक्तिगत उपभोग कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है भूख लगने के बाद, यानी किसी व्यक्ति को भूख लगी है, उसने भोजन किया, तो व्यक्ति भूखा था, उसने भोजन किया, तो ये आवश्यकता व्यक्ति की पूरी हुई, इसलिए हम इसे व्यक्तिगत उपभोग कहेंगे। दूसरा जो उपभोग होता है उसे हम बोलते हैं सामूहिक उपभोग या कलेक्टिव कंजम्पशन। जब वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है तो इसे सामूहिक उपभोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पर सभी लोग चलते हैं, तो सड़क का जो उपभोग होगा वो सामूहिक उपभोग कहलाएगा। इसी प्रकार से जो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट से सभी को बेनिफिट मिलता है, तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का जो उपयोग होगा वो सामूहिक उपभोग होगा। ट्रेन या बस का उपभोग, ये भी सामूहिक उपभोग है। इस प्रकार से जो उपभोग सभी वर्गों के द्वारा किया जाता है उसे सामूहिक उपभोग कहते हैं। अब है अगला प्रश्न, अगली आर्थिक क्रिया है उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? तो उत्पादन वह भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा श्रम एवं परिसंपत्तियों का प्रयोग करके एक प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को दूसरे प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं में परिवर्तित किया जाता है। तो उत्पादन में क्या होता है? एक तो एक प्रकार की वस्तु और सेवा को दूसरे प्रकार की वस्तु में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूध को दही में बदल दो, तो यहाँ पर हमने दूध को दही में बदल दिया, तो ये उत्पादन है। इसके साथ साथ उत्पादन क्रिया में श्रम एवं परिसंपत्तियों का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से उत्पादन के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु में उपयोगिता अथवा तुष्टिगुण या तो उत्पन्न हो जाता है या तुष्टिगुण में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम दूध से घी बनाए तो घी का जो मूल्य है वो दूध के मूल्य से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ? उत्पादन के परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है। इसी को हम मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिड भी कहते हैं। अतः उत्पादन क्रिया के परिणाम स्वरूप मूल्यवर्धन हो जाता है। अगली जो आर्थिक क्रिया है वो है पूंजी निर्माण या निवेश। तो पूंजी निर्माण या निवेश क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान उत्पादन का वह भाग जिसका उपयोग भविष्य में उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी निर्माण या निवेश कहते हैं। अब वर्तमान उत्पादन का मतलब क्या हुआ? वर्तमान उत्पादन का मतलब हुआ वर्तमान वित्तीय वर्ष। और जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसको हम कैसे पता लगाएंगे? तो भारत के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो पूरा 1 साल का पीरियड है, 1 वर्ष का समय है, उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। और एक वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन होगा उसे वर्तमान उत्पादन कहेंगे। जैसे इस समय सन 2025 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक का जो समय है ये वर्तमान वित्तीय वर्ष है। तो इस वित्तीय वर्ष में जो उत्पादन होगा उसको वर्तमान उत्पादन कहेंगे। अब उत्पादन के बाद जो वस्तुएं बनती हैं उसका एक हिस्सा हम उपभोग कर लेते हैं और एक हिस्से का उपयोग भविष्य में उत्पादन के लिए करते हैं। तो जिस हिस्से का उपयोग भविष्य में उत्पादन के लिए किया जाता है उसी को पूंजी निर्माण या निवेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जब कोई किसान गेहूं का उत्पादन करता है तो गेहूं का कुछ भाग भविष्य में उत्पादन के लिए बीज के रूप में सुरक्षित रख लेता है, कुछ भाग वो कंजम्पशन कर लेता है। तो गेहूं का वह भाग जो किसान उत्पादन के लिए बीज के रूप में रख लेता है उसे हम पूंजी निर्माण या निवेश कहेंगे। अगली जो आर्थिक क्रिया है वो है विनिमय या एक्सचेंज। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विनिमय किसे कहते हैं। तो समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं वर्गों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो परस्पर आदान प्रदान होता है उसी को हम विनिमय कहते हैं। यानी कि वस्तुओं का जो आदान प्रदान है, लेन देन है, वही विनिमय है। अब विनिमय कितने प्रकार से हो सकता है, विनिमय की कितनी प्रणालियां हैं। तो विनिमय दो प्रकार से हो सकता है। पहली जो प्रणाली है उसे हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं, यानी वस्तुओं का सीधे आदान प्रदान किया जाता है। तो विनिमय की इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो प्राचीन काल में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब उस समय लोग आपस में लेन देन वस्तुओं के माध्यम से ही करते थे। जैसे आप टमाटर के बदले गेहूं लेके आ गए, गेहूं के बदले में आप सेब लेकर आ गए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। विनिमय की जो दूसरी प्रणाली है उसे हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली या मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये वो प्रणाली है जिसमें विनिमय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जब वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान मुद्रा के माध्यम से किया जाता है तो विनिमय की इस प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। मौद्रिक प्रणाली में क्या होता है, बाजार के द्वारा, बाजार के माध्यम से हम विनिमय कर लेते हैं और मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुद्रा एक ऐसी वस्तु हो गई है जिसके द्वारा दूसरी वस्तु को आसानी से लिया दिया जा सकता है। जैसे आप दुकानदार के पास गए, आपने सामान खरीदा, उसे पैसा दे दिया, मुद्रा दे दी, दुकानदार उस मुद्रा के द्वारा और सामान खरीद सकता है। तो इस प्रकार से मुद्रा के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। आधुनिक समय में विनिमय की मौद्रिक प्रणाली विद्यमान है। और अंतिम जो आर्थिक क्रिया है वो है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा अगला प्रश्न है, वितरण किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में सृजित उत्पादित धन एवं आय को विभिन्न उत्पादक कारकों में बांटने की क्रिया को, वितरित करने की क्रिया को हम वितरण कहते हैं। अब होता क्या है, जब उत्पादन क्रिया होती है तो उसमें कई सारे कारक काम करते हैं। मुख्य रूप से 4 कारक उत्पादन क्रिया में काम करते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इन सबका योगदान होता है और इस योगदान के परिणाम स्वरूप धन और आय का सृजन होता है। इस धन और आय को इन सभी कारकों में किस प्रकार से बांटा जाए, किस तरह से वितरित किया जाए, इसी क्रिया को वितरण कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आज के ये 10 कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप भी जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको बांटिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में आपको अगले 10 महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने वाले हैं। धन्यवाद।